हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी का चैप्टर 21 जिसका नाम है मोटिवेटिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ये कवर करने वाला हो। ये बहुत इजी चैप्टर है और लेंथी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मोटिव्स एंड मोटिवेशन। मोटिव्स, कोई भी गोल टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हो, जैसे अच्छा कार, अच्छा जब, वो मोटिव्स होता है। मोटिव्स आर द गोल दैट आर डिज़ायरेबल, एग्जाम्पल मनी, पावर एक्सेट्रा। दूसरे नंबर पर है मोटिवेशन, जो आपका जज्बा होता है किसी भी मोटिव्स को अचीव करने के लिए, तो मोटिवेशन होता है। जैसे दो पर्सन है, एक है एक पर्सन का नाम है ए और दूसरी पर्सन का नाम है बी। पर्सन ए जो है वो बहुत ज़्यादा मालदार है, जबकि पर्सन बी वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो पर्सन बी को तो पर्सन बी आर मोर मोटिव्स फॉर द जॉब देन ए। तो एक दफ़ा रिपीट करते, मोटिवेशन एंथुसियाज्म। मोटिवेशन क्या होता है? जो आपका जज्बा होता है किसी भी मोटिव्स को अचीव करने के लिए। मोटिव मोटिवेशन एंथुसियाज्म फॉर डूइंग समथिंग आर अचीविंग द मोटिव्स द नीड आर रीज़न फॉर डूइंग समथिंग। तो ये मोटिवेशन है, एंथुसियाज्म जज्बा। इसमें अगला टॉपिक है डीमोटिवेशन, जब आपका मोरल लेवल कम हो जाए, जो आपको डिससेटिस्फेक्शन या जब आपको डिससेटिस्फेक्शन हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, इसको डीमोटिवेशन कहते हैं। जब आपका मोरल लेवल कम हो जाए या जब आपको डिससेटिस्फेक्शन हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो डीमोटिवेशन है। डिमोटिवेशन की वजह से एब्सेंटिज्म यानी एब्सेंस ज़्यादा होंगे, लेबर टर्नओवर यानी लेबर कंपनी को छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा लेबर कंपनी को छोड़ेंगे, प्रोडक्टिविटी क्वांटिटी एंड क्वालिटी वो भी कम हो जाएंगे। एक दफ़ा रेट भी कहते हैं डिमोटिवेशन, लो मोरल dissatisfaction is known as demotivation. The effect of demotivation is higher labor turnover, higher absenteeism, employee disputes, reduced level of quality and quantity. इसके बाद मोटिवेशन थ्योरीज। मोटिवेशन के अंदर हम दो तरह की थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। तो ये बहुत डिटेल में है। पहले तो इसका डिफिनीशन ओवरव्यू दे, पहले तो इसका थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन या थोड़ा डिस्कस करते फिर इसके बाद बहुत डिटेल में एक एक अलग डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहला है वो है कंटेंट थ्योरी। इसको नीड थ्योरी भी कहते हैं, यानी ऐसी कौन सी ज़रूरियात है जिनको हम पूरा करें, देन एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड। एक दफ़ा रीड भी करते, कंटेंट थ्योरी एज्यूम पीपल हैव सेट अप नीड्स विच दे परसीव व्हाट मोटिवेट्स। प्रोसेस थ्योरी, इसमें हम कोई कैलकुलेशन और कोई फार्मूलाज पढ़ेंगे जिनके अकॉर्डिंगली तुम्हें बताया जाएगा कि एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करें। प्रोसेस थ्योरी एज्यूम इंडिविजुअल सेलेक्ट देयर गोल्स एंड चूज हाउ टू गेट दिम बाय अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। एक दफ़ा फिर, प्रोसेस थ्योरी एज्यूम इंडिविजुअल सेलेक्ट देयर गोल्स एंड चूज हाउ टू गेट दिम बाय अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन, हाउ डज इट मोटिवेट। तो अब एक एक को अलग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह होते हैं। कंटेंट थ्योरी में हम सबसे पहले मेजलो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी मेजलो ने हमें 5 नीड्स बताई है, अगर हम इनको पूरा करेंगे देन एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड। इसमें जो सबसे पहला आता है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। जो आपकी बेसिक नीड है ना, वो फिजियोलॉजिकल नीड है, और इसको सैलरी और इसको एम्प्लॉय सैलरी से पूरी करेंगे, यानी इसकी सैलरी से ये पूरी हो जाएंगी। इसमें क्या क्या आता है, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड में एयर, वाटर, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग, ये सब कुछ चीज़ें आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद मेजलो हायरार्की ऑफ नीड में जो सेकंड नंबर पर है वो है सेफ्टी नीड। सेफ्टी सेफ्टी नीड सेफ्टी नीड सेफ्टी नीड सेफ्टी नीड इज़ रिलेटेड विद योर जॉब सिक्योरिटी एंड हेल्थ और लाइफ सिक्योरिटी। सेफ्टी नीड में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे पर्सनल सिक्योरिटी, हेल्थ, प्रॉपर्टी। और मेजलो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में जो थर्ड नंबर पर है वो है लव एंड बिलोंगिंग। यानी एक दूसरे से अगर एम्प्लॉय बात नहीं करते देन इरिटेट हो जाएंगे इन, तो फिर वो इन्वायरमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे। तो एक दफ़ा फिर
एक दूसरे से अगर एम्प्लॉय बात नहीं करते देन इरिटेट इन दैट इन्वायरमेंट। लब एंड बिलोंगिंग को एक दफ़ा फिर अगर एम्प्लॉय एक दूसरे से बात नहीं करते देन इरिटेट इन दैट इन्वायरमेंट। तो लब एंड बिलोंगिंग में क्या चीज़ आती है? फ्रेंडशिप, फैमिली, सोशल इन्वायरमेंट। मेजलो हायरार्की की नीड थ्योरी में जो फोर्थ नंबर पर है वो है स्टीम, ईगो नीड। यानी अगर सैलरी बहुत ज़्यादा देते हैं लेकिन मैनेजर एब्यूजिव, दो देन नो वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इस टीम में क्या क्या चीज़ आती है? अगर एम्प्लॉय को सैलरी बहुत ज़्यादा देते हैं लेकिन उसका मैनेजर उसके साथ एब्यूजिव है, तो फिर वो चाहे कितना भी सैलरी दे लेकिन फिर वो वहाँ पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज़ है। तो इस टीम में क्या क्या चीज़ें आती है? जैसे रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। मेजलो हायरार्की नीड थ्योरी में जो फिफ्थ नंबर पर वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहना। ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट कैन बी। तो ये कंटेंट थ्योरी में जो पहला मेजलो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी था वो कवर हो गया। हायर ऑर्डर नीड ऑफ मेजलो हायरार्की, मेजलो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। इसके बाद उसने सोचा कि दो और नीड्स भी है, जो पाया नीड्स पढ़ी थी, उसने सोचा कि इसके अलावा दो और नीड्स भी है। जैसे वो दो दो और नीड्स क्या है? अ नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन, और सेकंड नंबर पर अ नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद आते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो फिफ्थ नंबर पर था और ये फिर सिक्स नंबर पर और ये सेवन नंबर पर। तो सिक्स नंबर पर जो है अ नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन, यानी अपने आप को यानी कि आपको अपने ओपिनियन देने का मार्जिन होना या फिर ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मार्जिन होना चाहिए, कि आप अपनी बुराई को आज़ादी बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार रीड भी करते हैं, अ नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन, अ सोशल कंडीशन मस्ट अलाउ फ्री स्पीच, एनकरेज जस्टिस, हॉनेस्टी एंड फेयरनेस। और सिक्स नंबर पर है अ नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें ये आता है कि अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करने की अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय की देनी चाहिए। एक दफ़ा फिर इसमें ये आता है कि अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने की अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय को लाजमी देनी चाहिए। एक दफ़ा रीड भी कहते हैं, अ नीड फॉर द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, अ नीड टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजलो ideas is that it suggests an approach that management should take to improve the motivation of employees। अगर एम्प्लॉय की नॉलेज में इजाफा होता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह होता है तो फिर वो इस एम्प्लॉय मोटिवेट तो लाजमी होगा। इम्प्रूविंग द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। लिमिटेशन ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी हमने जो मेजलो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी पढ़ा इसकी लिमिटेशन भी है। जैसे लिमिटेशन ऑफ हायरार्की नीड्स, लिमिटेशन ऑफ हायरार्की नीड्स यानी हमने जो मेजलो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी पढ़ा इसकी कुछ लिमिटेशन है। जैसे तो ये नीड्स हमने जो सेवन नीड्स पढ़े थे, तो ये नीड्स कभी भी हम हमेशा ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे उसने हायरार्की बनाया हुआ है। जैसे अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में चला जाऊँ तो मैं कहूँ कि मुझे सेफ्टी नीड चाहिए, अगर आप चले जाइए तो आप कहेंगे कि मुझे सबसे पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए। तो फिर वहाँ पे ये हायरार्की का कंसेप्ट तो गलत हो गया, क्योंकि सब लोगों का नीड्स एक जैसे नहीं होते। तो एक दफ़ा रीड भी करते हैं, लिमिटेशन ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, द मेन प्रॉब्लम इज दैट assumption दैट नीड्स आर द सेम फॉर ऑल पीपल एंड कैन बी सेटिस्फाइड फॉर एवरीवन इन द सेम वे। ये उस थ्योरी ने हमें बताया हुआ था। लेकिन फिर इंडिविजुअल हैव डिफरेंट नीड्स एंड दे आर नॉट नेसेसरी इन द हायरार्किकल ऑर्डर सजेस्टेड बाय द मेजलो। Many individuals may seek to satisfy several different needs at the same time.
द सेम नीड मे काज डिफरेंट रिएक्शन एंड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल। तो ये था लिमिटेशन ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। कंटेंट थ्योरी में हमने सबसे पहले हेज़लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। अब दूसरा नंबर पर है हाइजेनबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। कंटेंट थ्योरी में जो सेकंड राइटर में पढ़ा है हाइजेनबर्ग ने नीड को एक्सप्लेन करने के टू फैक्टर एक्सप्लेन की है, जैसे हाइजीन फैक्टर और दूसरा मोटिवेटिंग फैक्टर। हम सबसे पहले हाइजीन फैक्टर को पढ़ते हैं। यानी हाइजीन फैक्टर, इनको पूरा करके आप डिससेटिस्फेक्शन को ख़त्म करते हो। ये शॉर्ट टर्म मोटिवेटिंग फैक्टर है। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है सैलरी, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी तनख्वाह एम्प्लॉय को देंगे तो फिर नो मोर डिससेटिस्फेक्शन। सेकंड नंबर पर कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी पॉलिसी, अगर कंपनी पॉलिसी इजी फॉर द एम्प्लॉय तो फिर एम्प्लॉय खुश रहेंगे और वो मोटिवेट रहेंगे। और इसके बाद फिर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। फोर्थ नंबर पर क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, यानी मीडियम सुपरविजन करना चाहिए। इस तरह ना हो कि आप हमेशा एम्प्लॉय के सर पे खड़ा हो, तो फिर वो एम्प्लॉय तो तंग हो जाएंगे। यानी मीडियम साइज सुपरविजन चाहिए। इसके बाद जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, वर्क लाइफ बैलेंस। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड लाइफ। तो ये सब था हाइजीन फैक्टर। ये अगर अच्छी तरह हैंडल करेंगे तो फिर एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा। और ये शॉर्ट टर्म मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं। जबकि दूसरा है मोटिवेटर फैक्टर। इसमें एम्प्लॉय की ग्रूमिंग होते हैं। मोटिवेटिंग फैक्टर में इसमें एम्प्लॉय की ग्रूमिंग होती है और इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये लॉन्ग टर्म फैक्टर है, ये लॉन्ग टर्म मोटिवेटिंग फैक्टर है। अब इसको एक दफ़ा रीड करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे सिंस अ पर्सनल अचीवमेंट। जब चैलेंजिंग वर्क सक्सेसफुली अचीव कर लेते हो आप, देन कॉन्फिडेंस फिर हाई हो जाता है। इसमें जो दूसरा मोटिवेटिंग फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आती है जिसकी वजह से एम्प्लॉय की ग्रूमिंग होती है और इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो दूसरा है स्टेटस। तीसरे नंबर पर है रिकॉग्निशन। इसकी वजह से भी एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है। फोर्थ नंबर पर चैलेंजिंग स्टिमुलेटिंग वर्क, यानी चैलेंजिंग वर्क सक्सेसफुली आप अचीव कर लेते हो, देन कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय विल हाई। फिफ्थ नंबर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो। अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, प्रमोशन, ग्रोथ कैसे, जैसे आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रही हो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हो, इसकी डेवलपमेंट पर काम कर रही हो, तो इससे भी वो एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और यह सब कुछ जो हमने पढ़ा ये लॉन्ग टर्म मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं। Hygiene factor are used to avoid dissatisfaction or irritation. Hygiene factor are short-term motivation. Motivating factor are used to enhance the personal grooming and confidence of employee. Motivating factor are long-term motivation. कंटेंट थ्योरी में तीसरा राइटर जो है वो है MC क्लीलैंड थ्योरी। ये कंटेंट थ्योरी का पार्ट है। अगर आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हो तो इन 3 फैक्टर को पूरा करो, तो फिर एम्प्लॉय लाजमी मोटिवेट रहेगा। इसमें सबसे पहला है नीड फॉर अचीवमेंट। इसका मतलब है सेंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट, यानी जब चैलेंजिंग वर्क सक्सेसफुली आप अचीव कर लेते हो, यानी एम्प्लॉय जब चैलेंजिंग वर्क को सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं तो फिर इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसमें जो दूसरी नंबर पर है नीड फॉर एफिलिएशन, सोशल नीड और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इस तरह चीज़ इसमें आते हैं। थर्ड नंबर पर है नीड फॉर पावर, इसको काम करने का इख्तियार दीजिए, तो इससे भी एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है। कंटेंट थ्योरी तो ख़त्म हो गया। अब प्रोसेस थ्योरी पर आते हैं। प्रोसेस थ्योरी में हम सबसे पहले विक्टर रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है, जैसे F = V × E।
इसमें एप रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ मोटिवेशन को, वी रिप्रेजेंट करता है वैलेंस यानी प्रेफरेंस, ई एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले ये पढ़ते हैं। विक्टर रूम स्टेटेड द फार्मूला बाय विच ह्यूमन मोटिवेशन कुड बी असेस्ड एंड मेजर्ड। ही सजेस्टेड दैट स्टैंड अप एन इंडिविजुअल मोटिवेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, जैसे वी इंटू ए। एप रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ मोटिवेशन, वी वैलेंस यानी प्रेफरेंस, जिन चीज़ों को हम तवज्जो देते हैं, जिन चीज़ों का हम प्रेफरेंस देते हैं। इसके बाद ई एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिन चीज़ों से हमें एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों फैक्टर में जो हाई होगा वो वन से डिनोट करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को प्रेफरेंस देते हो वो फैक्टर आपके हाई हो, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन भी उन चीज़ों से ज़्यादा है, देन 1 × 1 = 1। तो फिर फोर्स ऑफ मोटिवेशन भी हाई होगा यानी 1 होगा। फोर्स ऑफ मोटिवेशन भी हाई होगा यानी 1 होगा। और अगर इन दोनों फैक्टर में एक भी ज़ीरो हो गया तो फिर फोर्स ऑफ मोटिवेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एक भी ज़ीरो हो जाते तो सारा का सारा ज़ीरो हो जाता है, यानी फोर्स ऑफ मोटिवेशन फिर ज़ीरो रहेगा। तो ये था विक्टर रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक दफ़ा फिर ये एक इक्वेशन है जिसमें एफ रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ मोटिवेशन को, वी वैलेंस प्रेफरेंस यानी जिन चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन जिन चीज़ों से हमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो। अगर आपकी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को प्रेफरेंस देते हो, वैलेंस यानी जिन चीज़ों को प्रेफरेंस देते हो वो फैक्टर आपके हाई हो, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन भी उन चीज़ों से ज़्यादा है, देन 1 × 1, तो फिर फोर्स ऑफ मोटिवेशन भी 1 रहेगा यानी हाई होगा। अगर इन दोनों फैक्टर में एक भी ज़ीरो हो गया तो फोर्स ऑफ मोटिवेशन भी फिर ज़ीरो रहेगा। विक्टर रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में जो हमने पढ़ा, इसमें एफ रिप्रेजेंट कर रहा था फोर्स ऑफ मोटिवेशन, वी वैलेंस प्रेफरेंस, और ये एक्सपेक्टेशन हाई को हम डिनोट कर रहा था 1 से, और लो को हम 0 से डिनोट कर रहा था। ये भी नोट करने की चीज़ें हैं। प्रोसेस थ्योरी में हमने सबसे पहला विक्टर रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ा, अब दूसरा है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। यानी मैनेजर ने अप्लाई करना है कि एम्प्लॉय को कैसे कंट्रोल करना है। इसमें इस तरह चीज़ें पलटी। थ्योरी मैकग्रेगर सजेस्टेड दैट अ मैनेजर अप्रोच इज बेस्ड ऑन द एटीट्यूड समवेयर ऑन अ स्केल बिटवीन टू एक्सट्रीम सेट ऑफ एजम्पशन। तो अब थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पर आते कि किस तरह होता है। अब थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के मेन पॉइंट्स पर आते हैं। मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। Assumption of theory X versus theory Y manager. X employees, V employees. तो X थ्योरी X ऐसे अप्रोच को कहते हैं कि मैनेजमेंट ऐसे अप्रोच थ्योरी X ऐसे अप्रोच को कहते हैं कि मैनेजमेंट अडॉप्ट करेंगे स्लाइटली कमांडिंग एटीट्यूड, और ये हम इन एम्प्लॉय पे अडॉप्ट करेंगे जो वर्क अवॉइड होते हैं, यानी वर्क अवॉइड होते हैं, या फिर इसकी रिक्वायर करेक्शन यानी इसको पनिश करने की ज़रूरत है। शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवॉइड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। शन रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब? अवॉइड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैव अ लिटिल एम्बिशन, सीक सिक्योरिटी। ये थ्योरी एक्स के एम्प्लॉय में ये क्वालिटी होते हैं। डिसलाइड अवॉइड वर्क, रिक्वायर करेक्शन, शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव लिटिल एम्बिशन, सीक सिक्योरिटी। और अब थ्योरी वाई पर आते हैं। थ्योरी वाई ऐसे एम्प्लॉय को कहते हैं कि मैनेजर अपने डिसीजन में एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराते हैं। थ्योरी वाई में मैनेजर जो है ना अपने डिसीजन में वो एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराते हैं। और ये किस तरह एम्प्लॉय पे अडॉप्ट होते हैं,
इन एम्प्लॉय में ये क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे नेचुरली एक्सपेंड एफर्ट, यानी इस नेचुरली एक्सपेंड एफर्ट, मेल ऑन एफर्ट टू डू समथिंग यू ट्राई वेरी हार्ड। नेचुरली एक्सपेंड एफर्ट का क्या मतलब होता है, यानी मेक एन एफर्ट टू डू समथिंग यू ट्राइंग टू डू वेरी हार्ड, यानी काम को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। दूसरी क्वालिटी, विल एक्सरसाइज सेल्फ डिस्क्रिशन, विल एक्सरसाइज सेल्फ डिस्क्रिशन, फ्रीडम टू फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट यू शुड डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी आपको इन यानी आप इनको आज़ादी दे दे कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करता है। इसके बाद एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, हैव अ क्रिएटिव कैपेसिटी, हैव हाई लेवल नीड्स, ये थ्योरी वाई के एम्प्लॉय में ये क्वालिटी होते हैं। हमने जो प्रोसेस थ्योरी में थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई पढ़ा, अभी इस पर एक बार और बात करते हैं। थ्योरी एक्स अप्रोच टू मैनेजमेंट इज़ एन ऑथोरियन स्टाइल और अ नेगेटिव मोटिवेशन, जबकि थ्योरी वाई अप्रोच टू मैनेजमेंट इज़ अ पार्टिसिपेटिव स्टाइल और अ पॉजिटिव मोटिवेशन। अब इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर चलते हैं, रिवार्ड एंड इंसेंटिव। रिवार्ड, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए रिवार्ड दी जाती है। रिवार्ड के फिर टू टाइप्स है, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड, इंट्रिंसिक रिवार्ड। एक्सट्रिंसिक रिवार्ड ऐसी रिवार्ड है जो दूसरे के डिसीजन पे डिपेंड करता है, जैसे नॉन कैश इंसेंटिव और एक्स्ट्रा हॉलीडेज। तो ये दूसरे लोगों के पे डिपेंड करता है कि वो आपको दे या ना दे। एक दफ़ा रीड भी करते, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड आर सेपरेट फ्रॉम द जॉब इटसेल्फ एंड डिपेंडेंट ऑन द डिसीजन ऑफ द अदर। इसकी एग्जांपल में क्या आते हैं, फे बेनिफिट, नॉन कैश इंसेंटिव एंड वर्किंग कंडीशन आर द एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक रिवार्ड। जबकि इंट्रिंसिक रिवार्ड क्या है, सेकंड नंबर पर इंट्रिंसिक रिवार्ड। इंट्रिंसिक रिवार्ड ऐसी रिवार्ड है जो आपकी फीलिंग पे डिपेंड करता है। जैसे एक टेस्ट हो गया, इसमें आपने बहुत ज़्यादा मार्क्स लिए और आपको डिस्काउंट मिल गया, तो ये एक्सट्रिंसिक रिवार्ड है। लेकिन आपने चीटिंग किया हुआ था और आपने चीटिंग पर हाई मार्क्स लिया था, तो आपको दिल को तसल्ली पर नहीं मिली, तो इंट्रिंसिक रिवार्ड आपको नहीं मिल गया। एक दफ़ा रीड भी करते हैं, इंट्रिंसिक रिवार्ड ये एक ऐसी रिवार्ड थी जो आपकी फीलिंग पे डिपेंड करता है। इंट्रिंसिक रिवार्ड एक ऐसी रिवार्ड है जो आपकी फीलिंग पे डिपेंड करता है। Intrinsic reward are those which arise from the performance of the work itself. They are therefore psychological rather than material, relate to the concept of the satisfaction. Psychological mean mental psychological mean mental satisfaction. तो एक दफ़ा ये लाइन फिर पढ़ते हैं, दे आर देयर फॉर साइकोलॉजिकल रेदर देन मटीरियल रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ द जॉब satisfaction. Intrinsic reward include the satisfaction that comes from completing a piece of work, the status that certain job conveys, and the feeling of achievement that come from doing a difficult job well. इंट्रिंसिक रिवार्ड को एक दफ़ा फिर ऐसी रिवार्ड जो आपकी फीलिंग पे डिपेंड करता है, ये सब कुछ तो आपकी फीलिंग पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद अगला टॉपिक है हसबर्ग प्रपोजल टू इम्प्रूव अ जॉब डिज़ाइन। हसबर्ग प्रपोजल टू इम्प्रूव अ जॉब डिज़ाइन, तो इसमें 3 टाइप डिज़ाइन है, जैसे जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन। जॉब इनरिचमेंट, वर्टिकल एक्सटेंशन इन द हायरार्किकल इन जॉब। जॉब इनरिचमेंट वर्टिकल एक्सटेंशन इन द हायरार्किकल जॉब। जब एम्प्लॉय की प्रमोशन होते हैं ना, वो जॉब इनरिचमेंट में आता है। मोर ड्यूटीज विद द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउिंग अ हायर लेवल नीड्स टू बी मेट। जॉब इनलार्जमेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन को हम जॉब इनलार्जमेंट कहते हैं। इसका मतलब
तुम पहले एक प्रोजेक्ट हैंडल करते थे, अब दो हैंडल कर दो, लेकिन हायरिकल स्टेटस वही के वही रहेगा, यानी उसी पोस्ट पर आप रहेंगे। लेकिन आप पहले आप एक प्रोजेक्ट को हैंडल करते थे, अब दो को हैंडल करो, यानी इसमें आपकी प्रमोशन नहीं होती। जब इनलार्जमेंट में प्रमोशन नहीं होती, लेकिन आपका काम ज़्यादा होता। एक दफ़ा रिपीट करते, इजेंशियली मोर ऑफ द सेम कैन बिकम मोनोटियस, यानी एक जैसे काम इन द लॉन्ग टर्म। और जॉब रोटेशन सबसे आखिरी है, जॉब रोटेशन। अगर टेम्प्रेरी बेस पे आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दें तो वो जॉब रोटेशन में आता है। जॉब रोटेशन अगर टेम्प्रेरी बेस पे आपका अगर टेम्प्रेरी बेस पे आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दे तो वो जॉब रोटेशन में आता है। अपर्स वेराइटी थ्रू रेगुलर मूवमेंट बिटवीन द ड्यूटीज ऑफ सिमिलर कम्प्लेक्सिटी। जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलाइनमेंट में अपनी वर्टिकल, जॉब इनरिचमेंट इज़ अ वर्टिकल एक्सटेंशन इन द जॉब इनलाइनमेंट इज़ अ हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन इन द जॉब। नोट करने की चीज़ है ये दोनों। अगला टॉपिक है फीडबैक एज अ मोटिवेटर, यानी जब एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो उनको फीडबैक देना पड़ेगा। जैसे फीडबैक क्या है, आपके परफॉर्मेंस के बारे में जो रिस्पॉन्स देना है वो फीडबैक है। जैसे टेस्ट हो गया, अब आपको रिज़ल्ट देता है तो वो एक रिज़ल्ट जो है ना वो एक फीडबैक है। तो इसकी फीडबैक की तीन टाइप्स है। मोटिवेशनल फीडबैक, इसमें एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ या एम्प्लॉय की अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक होते हैं। मोटिवेशनल फीडबैक मेंशन द स्ट्रेंथ और पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। डेवलपमेंटल फीडबैक, इसमें एम्प्लॉय की वीकनेसेस या एम्प्लॉय की बुरी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक होते हैं। एक दफ़ा डेवलपमेंटल फीडबैक में इसमें एम्प्लॉय की वीकनेसेस या एम्प्लॉय की बुरी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक होते हैं। डेवलपमेंटल फीडबैक मेंशन द वीकनेसेस और नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ रिगार्डिंग परफॉर्मेंस। और सबसे आखिर है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इसमें मोटिवेशनल फीडबैक और डेवलपमेंट फीडबैक दोनों होते हैं, यानी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और एम्प्लॉय की वीकनेसेस दोनों, इसमें दोनों के बारे में फीडबैक देते हैं। इट इज़ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ मोटिवेशनल एंड डेवलपमेंटल फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फीडबैक। इसके बाद फिर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अ मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय को डिसीजन में पार्टिसिपेट कराते हो तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है। पार्टिसिपेट कराने के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सर्टेनिटी, पार्टिसिपेशन शुड बी सिंसियर एंड ऑथेंटिक। सेकंड नंबर पर है कंसिस्टेंसी, यानी एम्प्लॉय को रेगुलरली पार्टिसिपेट कराना। कंसिस्टेंसी स्टेप्स टू इस्टेब्लिश पार्टिसिपेशन शुड बी टेकन रेगुलरली। थर्ड नंबर पर है क्लैरिटी, एम्प्लॉय को क्लियरली बता देना चाहिए कि इस चीज़ के लिए हम आपको पार्टिसिपेट कराते हैं। एक दफ़ा रीड भी करते, क्लैरिटी, द रीज़न फॉर द पार्टिसिपेशन शुड बी क्लियर। फोर्थ नंबर पर है कैपेसिटी, एम्प्लॉय में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अच्छी आइडियाज़ प्रोवाइड कर दे। तो कैपेसिटी, द इंडिविजुअल शुड हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड इफेक्टिव आइडियाज़। और आखिरी पर चीज़ है कमिटमेंट, मैनेजर को चाहिए कि वो सिंसियरली अपने एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करा दे। एक दफ़ा रीड भी, कमिटमेंट, द मैनेजर शुड बी सिंसियर इन देयर सपोर्ट टू द पार्टिसिपेशन। और सबसे आखिर है सैलरी इज़ अ मोटिवेटर। सैलरी तो सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर है। जैसे जब एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देते हो तो वो अपनी ज़रूरियात को अच्छी तरह पूरी कर सकता है, तो फिर वो मोटिवेट रहेगा और काम को इफेक्टिव वे में करेगा। There are a lot of ways through which organization establish employee salaries. इसमें जो सबसे पहला है वो है मार्केट रेट्स। जो मार्केट के अंदर किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या रूल से रिलेटेड ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है ना, जैसे इंशाल्लाह आप जब ACCA कर लेंगे और फिर इंटर्नशिप हो जाएगा तो आपकी सैलरी 1,60,000 1,80,000 होंगी। अगर कोई फर्म्स वाले आपको 1 लाख सैलरी देते हैं तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में तो और लोग 1,60,000 1,80,000 दे रही है।
इसमें जो दूसरा है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन द जॉब, जिस तरह काम करता है इसके मुताबिक पे किया जाए। 3rd नंबर पर जॉब इवेल्यूएशन, इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब ड्यूटीज़ आते हैं। जॉब ड्यूटीज़ यानी जितने ड्यूटीज़ देते हो सैलरी भी इसके मुताबिक होनी चाहिए। 4th नंबर पर है फेयरनेस, जिस तरह का काम है इसके अकॉर्डिंगली तनख्वाह पे किया जाए। और सबसे आखिरी है नेगोशिएटेड पे, इसमें एम्प्लॉय कहता है अब कि मैं इतने पे काम करूंगा और एम्प्लॉयर इसको कहते हैं कि हम आपको इतना दे सकते हैं। नेगोशिएटेड पे, इसमें एम्प्लॉय कहते हैं कि मैं इतने पे काम करूंगा, और जबकि एम्प्लॉयर इसको कहते हैं कि हम इतने पे कि हम आपको इतना दे सकते हैं। ये नेगोशिएटेड पे आते हैं। तो ये था सैलरी एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर इस, और ये सब कुछ जो पॉइंट है हमने ये भी पढ़े। अब इन पॉइंट्स को थोड़ा डिफाइन किया हुआ है, अब इसको एक दफ़ा रीड करते ये किस तरह है। सैलरी इज़ ए मोटिवेटिंग फैक्टर, इसमें जो कुछ पॉइंट्स थे मार्केट रेट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जॉब इवैल्यूएशन। अब ये थोड़ा थोड़ा हमने पहले तो अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है, अब थोड़ा एक दफ़ा रीड भी करते हैं, या फिर एक दफ़ा डिस्कस भी एक और दफ़ा डिस्कस करते हैं। मार्केट रिलेटेड सैलरी, जो मार्केट के अंदर किसी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री या रूल से रिलेटेड ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। जैसे हमने ACCA का एग्ज़ाम्पल लिया था कि ACCA वालों के लिए 1,61,80,000 सैलरी दे रही है, तो इससे कम पे आप काम नहीं करेंगे। इस तरह एक दफ़ा रीड भी कहते हैं, मार्केट रिलेटेड सैलरी रिफर्स टू द गोइंग रेट दैट द जॉब मार्केट इज़ प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ स्पेसिफिक रूल। कंपनीज डू दिस टू आइडेंटिफाई द सैलरी लेवल ऑफ वेरियस रूल विद इन द मार्केट। दूसरे नंबर पर था इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन द जॉब, जो जिस तरह काम करता है उसके मुताबिक पे किया जाए। एक दफ़ा रीड भी कहते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन द जॉब मीन दैट in which compensation is connected to the competency or with the performance of the employee। 3rd नंबर पर था जॉब इवैल्यूएशन मीन, जॉब इवैल्यूएशन में जॉब ड्यूटीज़ और जॉब डिस्क्रिप्शन था। जितने ड्यूटीज़ देते हो सैलरी भी इसके मुताबिक होनी चाहिए। जॉब इवैल्यूएशन मीन दैट द सैलरी आर अ compensation of employee depends upon the job duties which the employee perform in the organization। इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट जो है वो है फेयरनेस, जिस तरह का काम है उसके अकॉर्डिंगली तनख्वाह पे किया जाए। फेयरनेस मीन वेज दैट इज़ रीजनेबल फॉर द टाइप ऑफ वर्क डन, आर अ वेज विद अ बिहेवियर विदाउट फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन। और सबसे आखिर है निगोशिएटेड पे। निगोशिएटेड फेज, इसमें एम्प्लॉय कहता है कि मैं इतने पे काम करूँगा, और एम्प्लॉयर इसको कहते हैं कि हम आपको इतना दे सकते हैं। एक दफ़ा भी कहते हैं negotiated pay means salary negotiation is a process where one party, usually the employee, negotiate the amount of their pay, income, earning, commission, salary, wage remuneration, annual review or a salary raise with another party, usually the representative of employer such as their manager। तो ये था बिजनेस टेक्नोलॉजी का 21 चैप्टर, मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, जो कि तकरीबन 32-33 मिनट्स में सारा का सारा चैप्टर कवर हो गया।